पुलिस के जवानों को शायद उससे मुतल्लिक खसूसी हिदायत दी गई थी। उन्होंने एक लम्हे की गफलत दिखाए बगैर बिजली की सिफुर्ती से उसे काबू कर लिया। पुलिस के जवानों ने उसे अपनी जीप में बिठा लिया था और अब उसे मुकामी थाने की तरफ ले जा रहे थे। थाने की तरफ जाते हुए रास्ते में दीवानावार चीखते हुए हनीफ खान सरदारों को बुज़दिली के ताने देते हुए मुग़लज़ात बकता रहा। गुस्से और गम से उसकी हालत बिगड़ने लगी थी। उसका जहन माऊफ हो चुका था और उसे समझ नहीं आ रही थी कि इन लोगों की गिरफ्त से किस तरह निकलकर पुलवाल तक पहुंचे और अपने बाप के कातिलों को कैफले किरदार तक पहुंचाए। ऐन इन लम्हात में जब पुलिस के जवान हनीफ खान पर काबू पाने के बाद उसे थाने की तरफ ले जाते हुए वायरलेस पर एसपी साहब को कामयाबी की खबर दे रहे थे, इस खसूसी ऑपरेशन के दूसरे हिस्से पर अमल शुरू हो चुका था। अजीज तेली अपनी दानिश में बड़ा मार्का मारने के बाद मुतमईन होकर अपने साथियों के साथ गांव की तरफ आ रहा था। उन्होंने फजल शाह के मंसूबे के मुताबिक हनीफ खान को कुर्बानी का बकरा बनाकर पुलवाल की तरफ रवाना कर दिया था और अब उसकी मौत की खबर सुनने के लिए गांव जा रहे थे, ताकि ये खबर सुनने के बाद फजल शाह से दोबारा इनाम हासिल करने जाए। आने वाले हालात से बेफिक्र अजीज तेली अपने 3 साथियों के साथ पैदल ही गांव की तरफ आ रहा था। उन्होंने अपने दोनों घोड़ों की बागें थाम रखी थी और अब अपनी कामयाबी पर कहकहे लगाते आ रहे थे, जब अचानक ही ये कयामत उन पर टूट पड़ी। उनकी तादाद 8 थी। 8 मुसल्ले आदमियों ने उनकी तरफ बंदूकें तानी हुई थी और उनके चेहरों पर बंधे कपड़ों की वजह से उनमें से किसी को भी अभी तक अजीज तेली और इसके साथियों ने नहीं पहचाना था। क्या हाल है जे आ गए शाहपुर से अपना काम करके। अचानक ही एक आवाज ने इसे चौंका दिया था। आवाज उनकी पुश्ते से बुलंद हुई थी। ये सरदार मुरीद था जो अब उनके सामने आ गया था। अजीज तेली को अपने वजूद से जान निकलती महसूस हो रही थी। उसने हमलावरों के हुक्म पर अपने हाथ ऊपर उठाए हुए थे और उन लोगों ने अब तेलियों की तलाशी से इस बात की तस्दीक कर ली थी कि उनके पास आतिशी असला नहीं है। सरदार साहब, इस हरकत का क्या मतलब है? अजीज तेली ने संभल कर कहा। हरामखोर, मैंने तुझे रिश्तेदार बनाने के लिए तो यहाँ नहीं घेरा, मतलब बताने के लिए ही तुझे हम अपने साथ ले जा रहे हैं। तुझे ऐसा मतलब समझाएंगे कि तेरी आंखें खुल जाएंगी। तू क्या समझता था कि फजल शाह के टुकड़ों पर पलने से तू बहुत ज्यादा अक्लमंद हो गया है? सरदार मुरीद ने उसे खा जाने वाली नजरों से देखा। सरदार साहब, हम गरीब आदमी हैं, हमें सियासत से क्या लेना देना। ठीक है, हमने अपने गांव के वोट नत्थू खान के कहने पर शाह साहब को देने का फैसला किया है, लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं है कि आप हमारे साथ। इसे डालो जीप में, जरा मैं इसे मतलब तो समझा दूं। सरदार मुरीद ने इसकी बात काटते हुए गुस्से से कहा। सरदार मुरीद के साथियों ने जे तेली को डंडा डोली करते हुए उठाकर कुछ फासले पर खड़ी जीप में फेंक दिया था। उसके बाकी साथियों को वो एक दूसरी जीप में ले गए थे। उनकी दोनों घोड़ियां भी उन्होंने अपने कब्जे में कर ली थी। जे तेली को सरदार मुरीद के डेरे पर पहुंचा दिया गया था, जहां उसकी नज़र सबसे पहले हवालदार आलमदाद के चेहरे पर पड़ी और उसे यूं लगा जैसे मौत के फरिश्ते ने इसकी रूह कब्ज़ कर ली हो। आलमदाद की मौजूदगी का मतलब सिवाय इसकी कमबख्ती के और कुछ नहीं था। आलमदाद ने भी इसकी शक्ल पर नज़र पड़ते ही इस तरह इत्मीनान का इजहार किया था जैसे वो इसी के लिए यहाँ मौजूद था और अब इसकी मेहनत रास आ गई हो। उल्टा लटका दो, मैं इसे पहले मतलब सारे समझा दूं, फिर कोई और बात करेंगे। सरदार मुरीद ने अपने साथियों को हुक्म दिया, जिन्होंने दूसरे ही लम्हे चीखते चिल्लाते अजीज तेली के दोनों पाँव एक मजबूत रस्सी से बांधे और उसे एक मजबूत शहतीर के साथ उल्टा लटका दिया। अब जरा इसकी मालिश करो, पहले इसका दिमाग ठिकाने पर आ जाए, फिर इससे बात करते हैं, इस मर्तबा आलमदाद ने कहा था। इसके साथ ही उल्टे लटके जे तेली पर जूतों और डंडों की बारिश शुरू हो गई। उन लोगों ने चीखते चिल्लाते अजीज तेली की चंद मिनट ही में इस तरह मालिश की थी कि इसके होशो हवास ही गुम हो गए थे। बमुश्किल 3-4 मिनट बाद ही वो चीखते चीखते खामोश हो गया। अजीज तेली बेहोश हो चुका था। आलमदाद के इशारे पर सरदार मुरीद के आदमियों ने उसे जमीन पर लिटाकर इसके मुंह पर पानी के छींटे मारे और इसे होश में ले आए। होश में आते ही अजीज तेली ने दोबारा चीखना चाहा, लेकिन इस मर्तबा इसके हलक से फंसी फंसी आवाज निकली थी। इसके जिस्म से दर्द की टेसें उठ रही थी और इसे यूं महसूस हो रहा था जैसे अगर इसके साथ इन लोगों ने एक आध मर्तबा और ये सलूक दोहराया तो शायद वो मर ही जाएगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वो इसे क्यों मारना चाहते हैं। कहीं इन लोगों को शक तो नहीं हो गया कि इस साजिश। इससे आगे इसके जहन ने कुछ सोचने से इनकार कर दिया था।
अगर इन लोगों को अजीज तेली के करतूत का इल्म हो गया था तो इसका मतलब यही था कि ये लोग इसे छोड़ेंगे नहीं और इससे सच्चाई उगलवा कर ही रहेंगे। मेरा क्या गुनाह है, इसने कपकपाते हुए दरियाफ्त किया। अच्छा, अब तुम्हें तुम्हारा गुनाह भी हम ही बताएंगे। गोया तुम्हें अभी तक जूते खाने की वजह समझ नहीं आई। आलमदाद ने उसे खा जाने वाली नजरों से घूरते हुए कहा, इसे एक कोर्स और कराओ, अभी इसका दिमाग ठिकाने नहीं आया। सरदार मुरीद ने अपने साथियों से कहा, खुदा के लिए मुझे ना मारो, मैं सब कुछ बता दूंगा। बिलाखिर अजीज तेली को अकल आ ही गई। अब हुई ना बात, अब सच सच बताओ कि तुम्हारे बाप फजल शाह ने क्या स्कीम बनाई थी। आलमदाद ने इसे प्याज खाने वाले लहजे में कहा, मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ जनाब, मुझे कुछ इल्म नहीं। हमें तो सिर्फ ये कहा गया था कि हमने कातिल को जिंदा नहीं जाने देना और यही कहना है कि कातिल पलवाल की तरफ से आया था और हनीफ खान को बरगला कर आप पर हमला करवाना है। अजीज तेली ने हाथ बांधते हुए कहा। थोड़ी देर बाद ही वो लोग नज़र मोहम्मद को वहां ले आए थे। नज़र मोहम्मद के साथ गांव के 10 और मुअज़्ज़िज़ीन भी थे, जिनके सामने अजीज तेली ने बिल तफसील सारी वारदात बयान कर दी। वो कातिल का अता पता तो नहीं बता सका, लेकिन इसका अंदाज़ा था कि कातिल कोई मफरूर बदमुआश होगा। ऐसे लोग अक्सर फजल शाह के पास पनाह के लिए क़याम किया करते थे, क्योंकि इस इलाके का सबसे बड़ा रस्सागीर वही था, जिनसे फिर वो अपनी मर्जी के मुताबिक ऐसे काम ही ले लिया करता था। नज़र मोहम्मद और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन के सामने अजीज तेली और इसकी बरादरी के लोगों ने सारा कच्चा चिट्ठा बयान कर दिया था। नज़र मोहम्मद के साथी तो इन्हें वही मार देने पर तुले हुए थे, लेकिन उन्होंने सरदारों की दरख्वास्त पर उन्हें फिलवक्त कुछ नहीं कहा और अपने साथ गांव ले गए। सरदार रशीद ने उनसे वादा किया था कि अपनी कामयाबी की सूरत में वो असली मुजरिमों समेत सबको कैफरे किरदार तक पहुंचा कर ही दम लेगा। उसने फिलवक़्त अजीज तेली को पुलिस के हवाले करने का फैसला किया था ताकि फजल शाह उसकी गवाही पर असर अंदाज न हो सके। हनीफ खान से नज़र मोहम्मद की मुलाकात थाने के हवालात में हुई थी, जहां वो गांव के बहुत से मुअज़्ज़ज़ बुजुर्गों के साथ आया था और उन लोगों की जमानत पर ही थानेदार ने हनीफ खान को अपने बाप के जनाजे में शमूलियत की इजाज़त दी थी। हनीफ खान गम और गुस्से से बुरा हाल था। उसकी हालत सर्कस के लिए गिरफ्तार किए गए जंगल के इस खतरनाक शेर की सी होगी, जिसे हाल ही में हांका करने के बाद काबू किया गया हो और जिसके अंदर अभी तक जंगल की सारी दरिंदगी मौजूद थी। इसका बस नहीं चलता था कि सरदारों के घरों समेत नीस्तो नाबूद कर दे। थाने से पूरी गार्ड इसके साथ आई थी। अपने घर पहुंचने तक वो खामोश रहा। आज जिंदगी में पहली मर्तबा इसका ज़मीर इतनी शिद्दत से जागा था कि वो खुद को मुजरिम महसूस करने लगा था। उसने अपने मामून नज़र मोहम्मद के सामने बच्चों की तरह धाड़े मार मार कर रोते हुए इस बात की कसम खाई कि वो अपने बाप के कातलों की सारी नस्ल ख़त्म कर देगा। इसके नज़दीक अपने गुनाहों का कफ़ारा अदा करने की अब यही एक सूरत बाकी रह गई थी। जब पहली मर्तबा नज़र मोहम्मद ने उसके बाप की लाश के सिराने बैठे हुए उसे बताया कि जिन्हें वो अपने बाप के कातिल समझ रहा है वो तो इसके मोहसिन है, तो हनीफ खान का जी चाहा कि अपने मामू का मुंह नोच ले, लेकिन वो खामोश रहा, क्योंकि यहाँ मौजूद और लोग भी यही कहानी सुना रहे थे। शाम को अपने बाप की मैयत दफनाने तक उसको उन लोगों ने कम से कम इस बात का यकीन दिला दिया था कि नत्थू खान को सरदारों ने कत्ल नहीं कराया। शाम के बाद जब हनीफ खान अपनी रोती बैन करती माँ को अकेले छोड़कर थाने की तरफ वापस जा रहा था, तो नज़र मोहम्मद और गांव के मुअज़्ज़िज़ीन का जुलूस भी उसके हमरा था। यहाँ थाने के सहन में पहली मर्तबा जब इर्द गिर्द के देहातों के सरकर्दा लोगों की पंचायत इकट्ठी हुई और थानेदार की मौजूदगी में जब उन लोगों ने अजीज तेली को पेश किया तो हनीफ खान की आंखें खुली। अजीज तेली ने उसे सारी कहानी सुना दी। अब हनीफ खान को इल्म हुआ कि आखिर रियासत शाह और उसका भाई उसे खुद से अलग क्यों कर रहे थे और असल में उसके दुश्मन कौन थे। उसे रह रह कर इस बात का गम खाया जा रहा था कि उसके बहादुर और गैरतमंद बाप को महज उसके करतूतों की वजह से मौत के मुंह में जाना पड़ा। अगर वो हमेशा की तरह अपने बाप की बात पर अमल पैरा होता तो शायद इस सानहे से बच जाता। फजल शाह, तूने हनीफ खान और उसके बाप की दोस्ती ही नहीं देखी, अब तू मेरी दुश्मनी देखेगा फजल शाह। मैं तुझे तेरे ही हथियारों से कत्ल करूंगा। इसने दिल ही दिल में दांत पीसते हुए कहा। इस सारे किस्से में उसे ज़ारा बाई फिर बेकसूर नजर आ रही थी। ज़ारा के इश्क ने इसकी अकल पर सही माहनों में पर्दा डाल दिया था। अगले रोज सुबह तक सरदार मुरीद और इसके साथी खुद थाने तक पहुंच गए थे। उन्होंने कुरान पर हलफ देकर इस बात की शहादत दे दी थी कि उनका नत्थू खान से कभी कोई तनाज़ा नहीं रहा था
और ये थी भी हकीकत कि नत्थू खान ने उनकी हिमायत का ऐलान कर दिया था और फजल शाह और रियासत शाह से अलहदगी इख्तियार कर ली थी। दोपहर तक उन्होंने हनीफ खान को रिहा करवा लिया था। हनीफ खान ने कोई जुर्म भी नहीं किया था, सिर्फ तलाशी लेने पर उससे एक नाजायज़ पिस्तौल बरामद हुआ था जो सरदार रशीद के एक मुलाजिम के खाते में डाल दिया गया था, जिसकी जमानत भी इन लोगों ने कबल अज़ गिरफ्तारी ही करवा ली थी। और अब वह सरदार मुरीद की जीप में अपने गाँव की तरफ जा रहा था। उसकी आमद की तरह मिलते ही अहाता तेली के तमाम मकीन अपना घर बार छोड़कर भाग गए थे। उससे अगले रोज होने वाले नत्थू खान के कुल के अखराजात सरदारों ने ज़बरदस्ती अपने ज़िम्मे ले लिए थे। उन्होंने नत्थू खान की बाकायदा पुख्ता कब्र तामीर करवाने के लिए शहर से काबिल मिस्त्री और संगे मरमर के पत्थर मंगवाए थे और इसकी कब्र पर नत्थू खान शहीद दर्ज करवा कर अपनी दानिश में उसे मज़ार की शक्ल देने की कोशिश की थी। एक हफ्ते तक हनीफ खान बेसुध होकर घर पड़ा रहा। इस दरमियान रोज़ाना सरदारों की तरफ से खैरात की देगे नत्थू खान की रूह को सवाब पहुंचाने के लिए तकसीम की जाती रही। इर्द गिर्द देहातों के हज़ारों गरीबों ने ये न्याज खाना खाया और नत्थू खान के लिए दुआएं मांगी। कुरान खानी का सिलसिला इमाम साहब की निगरानी में अलग से मुसलसल जारी रहा और अब हनीफ खान को यकीन हो गया था कि सरदार उसके हमदर्द और फजल शाह उसका दुश्मन है। वो जानता था पुलिस की इतनी हिम्मत भी नहीं कि अजीज तेली के बयान पर रियासत शाह से कुछ पूछगछ ही कर ले। वो बेपनाह असर और रसूख का मालिक था और कम अज कम किसी के बयान को दलील बनाकर कोई पुलिस अफसर रियासत या फजल शाह के वारंट गिरफ्तारी हासिल नहीं कर सकता था। उसका बाप एक जवां मर्द था। वो जानता था कि जब तक अपने बाप के खून का कर्ज नहीं चुकाएगा कभी चैन की नींद नहीं सो पाएगा। उसके मामून नज़र मोहम्मद को इसकी पल पल बदलती हालत का अंदाज़ा हो रहा था। नज़र मोहम्मद की ज़माना साज निगाहों ने देख लिया था कि हनीफ खान के अंदर क्या जंग छिड़ी हुई है। वो जानता था कि अगर हनीफ खान एक मरतबा हाथ से निकल गया तो जिंदा वापस नहीं लौटेगा और अब इस ख़ानदान की अगर कोई आखिरी उम्मीद थी तो यही थी। उसकी ख्वाहिश थी कि जितनी जल्द मुमकिन हो नत्थू खान की आखिरी ख्वाहिश पूरी करते हुए इसके बेटे की शादी हनीफ की फुप्पो ज़ात सुगरा से करवा दे, जो बचपन ही से हनीफ से मंसूब कर दी गई थी। लेकिन हनीफ कुछ और ही सोच रहा था। उस रोज़ रात देर गए जब उसने अपनी हवेली की बैठक पर एक मानूस से दस्तक सुनी तो चौंके बगैर न रहा। ये कौन था जो इस तरह चोरी छुपे हवेली के अंदर घुसाया था और अब बड़े राजदाराना अंदाज में दस्तक देकर उसे बेदार कर रहा था। अपने सिराने धरे पिस्तौल को एक हाथ से संभालते हुए इसने दूसरे हाथ से अचानक दरवाज़ा खोल दिया। बैठक के बाहर जलने वाले बल्ब की रोशनी में जब उसकी नज़र अपने सामने खड़े नौजवानों पर पड़ी तो हैरत और खुशी से एक लम्हे के लिए तो इसकी जुबान ही गंग होकर रह गई। दूसरे ही लम्हे उसने पिस्तौल बिस्तर पर फेंका और दोनों बाहें फैलाकर बारी बारी दोनों से लिपट गए। तुम, इसके मुंह से बेइख्तियार निकला। ये दोनों मुख्य सांसी के बेटे थे, इसके बाप के देरीना दोस्त के बेटे जिन्हें मुख्य सांसी ने अपने यार की ताज़ियत के लिए भेजा था। तुम लोग चुन्नी, तुम कैसे कब आए? हनीफ खान बेकरारी से उनके बाजू हिला हिला कर इस बात की तस्दीक कर रहा था कि कहीं वो ख्वाब तो नहीं देख रहा। नीफे, नत्थू खान सिर्फ तेरा बाप ही नहीं था, हमारा भी कोई रिश्ता था इससे। उसने हमारी 2 बहनों को अपने हाथों से ब्याहा था। हम 6 भाई हनीफे, मेरी माँ ने हम दोनों को अपनी धारें बख्श कर यहाँ भेजा है। हम पर खाना पीना हराम है जब तक कि हम अपने बाप का बदला न ले लें। हमें परसों ही खबर मिली थी कि चाचे को किसी ने कत्ल कर दिया। इधर से कुछ लोग गए थे, उन्होंने बताया। तब से अब तक हमारी माँ ने एक निवाला रोटी का नहीं खाया। मेरे बाप की आत्मा को चैन नहीं आएगा जब तक हम अपने चाचे का बदला न चुका दें। नीफे, हम मर नहीं गए थे। सारी जिंदगी इस बात का दुख रहेगा कि तूने हमें खबर न की। हम नत्थू खान का जनाजा न उठने देते जब तक इसके कातलों का जनाजा भी इसके साथ न उठता। तूने हमारे साथ एक भाई होकर जुल्म किया। अरे हम 2 मर गए तो क्या हो गया, अभी 4 बाकी थे और फिर हम थे ही कितनी दूर, बस 2 मील की दूरी पर। तूने क्या समझ लिया था कि हमारे बाप मुख्य सांसी की मौत से सारे रिश्ते टूट गए? अरे अभी हम जिंदा है, हम नहीं मरे। चुन्नी और तो लोग बच्चों की तरह सिसकियां लेते उससे लिपट गए थे। हनीफ खान को आज पहली मर्तबा दिल खोल कर रोने का मौका मिला था। उसने दोनों के साथ मिलकर अपने बाप की जुदाई का मातम किया और खुद पर लानत डाली कि उसके जिंदा होते हुए उसके बाप के कातिल जिंदा घूम रहे थे, लेकिन वो भी क्या करता। इस दरमियान नज़र मोहम्मद साए की तरह इसके साथ चिपका रहा था। उसकी माँ ने मुतअद्दिद मर्तबा उसके सामने हाथ बांध कर इल्तिजा की थी कि वो अपने ख़ानदान की वाहिद उम्मीद है,
और इसका कोई भी गलत कदम इसके ख़ानदान ही का नामो निशान मिटा देगा। क्या ये सब दलाइल इसके लिए काफ़ी थे, उसने सोचा। ज़िंदगी में पहली मर्तबा शिद्दत से उसे अपनी बुज़दिली का एहसास हुआ। उसका बाप सच कहा करता था कि औरत की सोहबत और शराब की रग़बत मर्दों को बुज़दिल बना दिया करती है। उसने तो एक ही वक्त में दोनों बुराइयां अपना ली थी। तरलोक ऐसी बात नहीं है, अभी मेरा खून इतना बेगैरत भी नहीं हुआ कि बाप के कातलों का हिसाब किताब सरकारों दरबार पर छोड़ दूं। मैं तो रसूमात मुकम्मल होने का इंतज़ार कर रहा था, अब मैं खुद ये कर चुका हूँ, उसने शेर की तरह धाड़ते हुए कहा। नहीं हनीफ खान, अकेले नहीं, हमने अपने बुजुर्गों की ज़िंदगी में तमाम बड़े काम इकट्ठे मिलकर किए हैं। अब तू अकेला क्यों जाएगा? आखिर हमारा भी कोई हक है या नहीं? तेरे और हमारे बाप के दरमियान कोई खूनी रिश्ता ना सही, आखिर एक रिश्ता तो था, और तू जानता है कितना मजबूत। तरलोक ने कहा। शायद माँ आ रही है, उसके सामने इंतकाम की कोई बात न करना, समझ गए ना? हनीफ खान ने दूसरे कमरे में आहट महसूस करके दोनों से कहा, और दोनों मुअद्दब होकर खड़े हो गए। असगरी दूसरे कमरे में गुफ्तगू की आवाज़ सुनकर आई थी। उसे बातों की समझ तो नहीं आ रही थी, लेकिन आवाज़ें जानी पहचानी दिखाई दे रही थी। चंद मिनट तक वो दुम सादे लेटी रही, इससे मजीद जब्त न हो सका तो हिम्मत करके उठ खड़ी हुई। अब वो अपने बेटे के कमरे की तरफ जा रही थी। कमरे का दरवाज़ा खुलने पर इसकी नज़र मुख्य सांसी के लड़कों पर पड़ी तो बेख्तियार इसकी आंखों में आंसू आ गए। वो कबल तकसीम से इस खानदान से आशना थी। दोनों चाची कानों लगाते इससे लिपट गए। काफ़ी देर तक कमरे की फिजा सोगवार रही। हनीफ खान ने कभी जिंदगी में अपनी माँ को इतनी बातें करते नहीं सुना था। वो माजी का एक हवाला दोहरा कर खुद भी रो रही थी और उन्हें भी रुला रही थी। सुबह तक वो इनसे बातें करती रही और जब गांव की मस्जिद से अजान की आवाज़ हुई तो नमाज पढ़ने के लिए अपने कमरे में वापस चली गई। रवानगी से पहले उसने अपने बेटे को सख्ती से तायद की थी कि इन दोनों को गाँव में न जाने दे। बेटा, जब तुम्हारा बाप जिंदा था तो और बात थी, अगर खुदा न खास्ता इनके साथ कुछ हो गया तो रोज़े क़यामत में उसे अपनी शक्ल भी नहीं दिखा पाऊंगी। उसने सारी ज़िंदगी इनमें और तुम्हारे दरमियान कोई फ़र्क नहीं समझा। मुख्य की मौत पर 10 दिन वो सरहद पार रहा था, पूरे 10 दिन। उसकी आवाज़ भुर्रा गई और वो तेज़ी से दूसरे कमरे में चली गई। तो दोस्तों, अगली किस्त देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।